का जो ग्लोबल जो सेंटर स्टेज बना हुआ है खबरों का, वो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का कैपिटल। पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका और ईरान के साथ जो है वो थोड़ी सी उनसे मुआहदाना गुजारिश करनी चाहिए कि अगर तो ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा टॉक्स का, तो एटलीस्ट हम अपना इस्लामाबाद तो खोलें, क्योंकि अवाम इस वक्त काफ़ी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। जंग के नतीजे में पूरी दुनिया की इकॉनमी बड़ी एडवर्सली मुतासर हुई। कौमों की जो इज्जत होती है समाज के अंदर ग्लोबल सतह के ऊपर, उसके लिए ये छोटी सी कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम की जो है वो याद रखी जाएगी। अमेरिका है वो अपना ब्लॉकेट हटाए, जो नाकाबंदी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो हटाएगा, तभी हम जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आके बैठेंगे। ईरान ने उसको बंद कर दिया था, लेकिन मुज़ाकरात जब शुरू हुए तो ईरान ने उसको खोल दिया, लेकिन फिर अमेरिका ने उसको बंद कर दिया। अमेरिकन अवाम को की कंजम्पशन के लिए अमेरिका भी ये चाहता है कि मायदा ऐसा हो जिसमें वो अपनी विन विन की बात कर सकें। असल में जंग दोनों खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो एक विन की जो सिचुएशन है वो लेना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले, इस्लामाबाद खुल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमन महबूब और इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त मरकूज़ हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और नाज़रीन इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड के पूरे ना सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि पूरे मुल्क की नज़रें इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद पर हैं कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। इनसे हम जानेंगे सर आपकी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ग्रिप है, आप इस पूरे जो है थ्रू आउट जब से ये टॉक स्टार्ट हुई हैं तब से आप पूरे मैटर को जो है वो कवरेज दे रहे हैं। सब हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अवाम भी आपसे जानना चाहेगी कि फ़र्स्ट राउंड तो हम सब ने देखा कि जिस तरह से इस्लामाबाद की नज़र इस्लामाबाद के ऊपर तमाम नज़रें थीं और इस्लामाबाद में फ़र्स्ट राउंड हुआ, उसके बाद की कशीदगी भी हमने देखी जो रिसेंटली चल रहा है, जिस तरह से जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, असल कशीदगी वहाँ पे चल रही है अमेरिकी और ईरान के जो दरमियान कशीदगी है। अब जब सब लोग यही चाहते हैं कि टॉक्स हों, एक बार फिर से मुज़ाकरात हों और जो मेज़बान है वो ऑब्वियसली जो है वो इस्लामाबाद है, यहीं पर टॉक्स होनी है, तो आप सारे मैटर को किस तरह से देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच अमन। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो ग्लोबल जो सेंटर स्टेज बना हुआ है खबरों का, वो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का कैपिटल। और यकीनन जो है वो एक पहले जो टॉक्स हुए हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ द टॉक्स था वो इस्लामाबाद में हुआ और उन टॉक्स के नतीजे में कुछ बर्फ़ पिघली, लेकिन वो मायदा नहीं हो सका था। और फिर हमने देखा कि उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसका आपने ज़िक्र किया, उस पर पहले ईरान ने उसको बंद कर दिया था, लेकिन मुज़ाकरात जब शुरू हुए तो ईरान ने उसको खोल दिया, लेकिन फिर अमेरिका ने उसको बंद कर दिया। और अब ये एक जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही था कि ईरानियन जो थे वो ये कहते थे कि एक फौरी तौर पर उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए और फिर यानी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे उसको खोला जाए और जो जंग बंदी की जाए, तो फिर वो कोई मुज़ाकरात की टेबल पे आ सकते हैं। तो खुशाइन बात यह है कि ख़बरें आ रही हैं कि ईरानी जो डेलीगेशन है, अब्बास अराक़ची और उनका जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद आ रहा है। अल्लाह खुदा करे ये ख़बर दुरुस्त हो। और चूँकि पूरी दुनिया एक स्टेलमेट की कैफियत में है, चूँकि हमने देखा कि इस जंग के नतीजे में पूरी दुनिया की इकॉनमी बड़ी एडवर्सली मुतासर हुई। तो अब अगर ये मुज़ाकरात होते हैं और कामयाब भी होते हैं तो ना सिर्फ दुनिया का अमन रिस्टोर होगा, दुनिया की इकॉनमी भी अच्छे असरात पड़ेंगे और पाकिस्तान का जो पोस्चर है वो ग्लोबली मज़ीद जो है वो अपलिफ्ट होगा। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि अगर ये मुज़ाकरात होते हैं। देखिए, मुज़ाकरात का टेबल जब सजता है तो उसके ऊपर गिव एंड टेक्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले मुज़ाकरात के इख्तिताम पर जो पहला राउंड था, बहुत सारे हमारे जो तज्ज़िया निगार थे जो दुनिया की मुख्तलिफ जो टॉप रैंकिंग न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उनमें ये ख़बरें होती रहीं कि बहुत सारी चीज़ों पे इत्फाक़ हो चुका था, कुछ बुनियादी चीज़ें थीं जिन पर जो है इख्तलाफ बरकरार रहा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इख्तलाफ अब ख़त्म होगा और ये जो दुनिया पूरी एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के और आई मस्ट से गॉड फॉरबिड के एक एटॉमिक वॉर के थ्रेशोल्ड पे थी, वो कुछ रिलीज़ होगा और दुनिया की इकॉनमी दोबारा से सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगी। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने हमें अभी इस वक्त एक ये बहुत ही अच्छी खबर दी है कि जो ईरानियन डेलीगेशन है वो अब्बास अराक़ची की क़यादत में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आज रात को जो है वो इस्लामाबाद में लैंड करे। सर, जिस तरह से आपने देखा कि फ़र्स्ट राउंड हुआ और उसके बाद से तकरीबन अब जब एक हफ़्ता गुजर गया है और ये कहा जा रहा है कि सेकेंड राउंड होने जा रहा है, लेकिन एक हफ़्ते से इस्लामाबाद की अगर
हम कंडीशन देखें, अगर हम सूरत हाल देखें तो इस्लामाबाद पूरा सील है। इस्लामाबाद के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो भी बंद किए गए हैं। कार्गोज़ और ये सारी जो चीज़ें हैं ये एंटर नहीं हो सकती इस्लामाबाद में। आपने भी देखी है इस्लामाबाद की सिचुएशन। आपको नहीं लगता कि अगर ये जो टॉक्स का मामला है ये मज़ीद और ड्रैग होता है तो पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका और ईरान के साथ जो है वो थोड़ी सी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करनी चाहिए कि अगर तो ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा टॉक्स का तो एटलीस्ट हम अपना इस्लामाबाद तो खोलें, क्योंकि आवाम इस वक्त काफ़ी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। जहाँ हम खड़े हैं ये जना एवेन्यू का मरकज़ है, सेंटर है, और इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बिल्कुल। डी चौक है जो रेड जोन है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। आपने दुरुस्त कहा कि मुख्तलिफ जगहों से जो एंट्रेंस है इस्लामाबाद की और इवन के रावलपिंडी में भी उसमें ट्रैफिक बंद की गई है। यकीनन लोगों को मसाइल हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, लोगों के रोज़गार के इश्यूज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जब दुनिया की इतनी बड़ी जो इवेंट है वो इस्लामाबाद में हो, एक ग्लोबल पीस के लिए आप एक जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, आप एक ग्लोबल पीस के नेगोशिएशन के मुज़ाकरात के मेज़बान बन रहे हैं, तो कुछ बिल्कुल। कुर्बानी तो देनी पड़ती है। और खुदा करे कि ये जो पीस टॉक्स हैं ये कामयाब हों और इनके नतीजे में दुनिया में अमन कायम हो, ये जंग की कैफियत ख़त्म हो। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के अवाम बड़े रेजिलियंट हैं, हमने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, वो ये ज़रूर बर्दाश्त करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कौमों की जो इज़्ज़त होती है समाज के अंदर ग्लोबल सतह के ऊपर, उसके लिए ये छोटी सी कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम की जो है वो याद रखी जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अमन कायम होता है, ये पीस टॉक कामयाब होते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलती है, दुनिया में तेल की एक्टिविटीज़ बहाल होती हैं और तिजारती एक्टिविटीज़ बहाल होती हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और यकीनन फिर मुज़ाकरात के बाद, लेकिन ये भी बात है कि आप देखिए कि जब अमेरिकन वफ़द इतना हाई प्रोफाइल पाकिस्तान आएगा तो उनकी वो सिर्फ चंद लोग तो नहीं होते, उनके पास सिक्योरिटी के लोग बिल्कुल। होते हैं, उनकी जो लॉजिस्टिक होती हैं, जो उनकी और इस्तेमाल की गाड़ियाँ चीज़ें होती हैं। इसी तरह ईरान और दो ऐसे ममालिक जिनके दरमियान एक फुल फ्लैज जंग चल रही है और बड़ी खौफनाक जंग चल रही थी एक हफ़्ता 10 दिन पहले तक। तो उस जंग के नतीजे में जब वो लोग मुज़ाकरात करेंगे तो उसमें बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मेंटेन करना मीडिएशन करने वाली फ़ोर्स के लिए बहुत ज़रूरी था। तो यकीनन लोगों की तकलीफ़ अपनी जगह है, उसका हमें भी अफसोस है, हम भी उसका विक्टिम हैं आने जाने में। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, पाकिस्तान दुनिया की एक बहुत बड़ी मीडिएशन फ़ोर्स के तौर पर सामने आता है, तो मेरा ख़्याल है कि सौदा महंगा नहीं है। बिल्कुल। सर, जैसा से हमने देखा लास्ट जो राउंड हुआ इस्लामाबाद टॉक्स का, उसमें हमने देखा कि एक जो मेन दोनों जो अमेरिका और ईरान थे, हमें यही तज़ाद नज़र आया कि न्यूक्लियर जो है वो पावर नहीं बनने देना चाहता अमेरिका ईरान को। वहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ें थी जिस वजह से कोई मुआहदा नहीं हो सका। उसके बाद हमने देखा गुज़श्ता रोज़ भी जिस तरह से बातें चल रही थी और गुज़श्ता पूरा हफ्ता इस चीज़ पे बहस रही है कि ईरान की जानिब से कहा गया है कि जो अमेरिका है वो अपना ब्लॉकेट हटाए, जो नाकाबंदी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर वो हटाएगा, तभी हम जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आके बैठेंगे। लेकिन हमने देखा कि नाकाबंदी और सख्त कर दी गई अमेरिका की जानिब से, वहाँ पर हमले भी किए गए, ईरान के जो जहाज़ थे उनको भी यरगमाल बनाया गया, उनके ऊपर भी बिल्कुल हमले किए गए, वीडियोज़ भी हमारे सामने आई। अब इस सब के बाद जब एक बार फिर ईरान की जानिब से जो है वो कुछ इशारा दिया गया है कि आज वो इस्लामाबाद जो है वो पहुंच रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस सब के बाद अब जब कल दोनों अमेरिका और ईरान अगर बेस पर बैठते हैं तो दोबारा अगेन किसी मुआहदे तक पहुंचेंगे, या इतनी ज़्यादा जो ये पूरा हफ्ता दोनों में जो है वो झड़पें चलती रही हैं, लफ्ज़ी गोलाबारी भी चलती रही है, उसके बाद भी आपको लगता है कि मामला किसी मुआहदे पर, किसी डील पर जाके ख़त्म होगा, या अगेन मज़ीद ये ड्रैग हो सकता है? देखिए, तवक्को तो यही की जानी चाहिए कि ये मसला हल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ममालिक जो हैं वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बिल्कुल। जंग दोनों के इंटरेस्ट में है, जंग तो किसी के इंटरेस्ट में नहीं होती। अब आप हाँ। देखिए कि अमेरिका ने जो हदफ सेट किए थे इस जंग के शुरू होने से पहले, जो उन्होंने कहा था कि अमेरिका जो है वो रजीम चेंज करना चाहता है ईरान के अंदर, और वो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको ख़त्म करना चाहता है, और वहाँ पे सिविल वार करवा कर इक़्तिदार जो है वो और लोगों के हवाले होना था। और हमने बातें सुनी, लेकिन आप देखिए कि इसमें बड़ी कंट्राडिक्शंस थी। एक तो आप देखें कि 2015 में एक मायदा हुआ था ईरान और यूएस के दरमियान, जिसमें ग्लोबल पावर्स और भी मौजूद थी, जिसमें न्यूक्लियर जो है उसकी फ्रीज़ करना जो यूरेनियम का वो शामिल था। फिर हमने देखा कि 2025 में अमेरिका ने फिर हमला कर दिया मुज़ाकरात होने के दौरान, और ये कहा कि इनके पास जो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये एक्वायर कर रहे हैं और इनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम की, और उसके ऊपर हमला करके फिर ट्रम्प साहब के और अमेरिका के ये बयानात आए कि हमने मुकम्मल तौर पर ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ज़मीन बोस कर दिया है, मुकम्मल तबाह कर दिया है।
پھر ہم نے دیکھا کہ 2026 میں دوبارہ جنگ شروع ہوئی اور دوبارہ یہ کہا گیا کہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ختم کرنا مقصد ہے. پھر جب وہ جنگ کا ایک فیز آیا تو امریکہ کی طرف سے یہ بیانات آئے کہ انہوں نے مکمل طور پر ایران کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کو تباہ کر دیا ہے. پہلے بھی تباہ کر دی تھی، زیرو کر دی تھی، پھر دوبارہ سے تباہ کر کے زیرو کر دی، اور پھر مذاکرات میں کہا کہ وہ اپنی نیوکلیر انرچمنٹ کو روکیں اور اس کو دنیا کے حوالے کریں. بھائی پہلے یہ طے کریں کہ آپ نے ختم کی تھی کہ نہیں کی تھی. ایک دفعہ کی تھی، دوسری دفعہ کی تھی، تیسری دفعہ کی تھی، وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے. اگر وہ خود آج امریکہ یہ کہہ رہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر سینٹریفیوجز موجود ہیں، ان کی نیوکلیر انرچمنٹ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے غلط بانی کیا تھی، وہ حقائق نہیں تھے. دوسری بات یہ تھی کہ رجیم چینج وہاں نہیں ہو سکا، اور اب امریکہ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جے ڈی وینس جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے، جب وہ اسرائیل تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہ خبریں آئیں دنیا کے معتبر نیوز چینلز میں، معتبر نیوز کی جو آؤٹ لیٹس ہیں، کہ وہاں پہ ان کی جو بینجامن نیتن یاہو ہیں ان سے ہارڈ ٹاک ہوئی کہ آپ نے جو کیلکولیشن بتائی تھی ایران کے حوالے سے وہ آپ کی صحیح ثابت نہیں ہوئی، آپ نے امریکہ کو جنگ میں پھنسا دیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ امریکہ کے اندر جو رائے عامہ ہے وہ دن بدن جو سروے آتے ہیں اس میں وہ ٹرمپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے، ریپبلکن کے خلاف ہوتی جا رہی ہے. اور ایک وہ پریشر بھی ہے وہاں پہ، آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرے بھی کیے امریکہ کے اندر. پھر ہم نے دیکھا کہ آگے جو ان کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں کانگریس کے، ان الیکشنز پر بھی نظر ہے، اور وہ یقیناً جو پولز ہیں وہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو کم بتا رہے ہیں. وہ بھی ان کا ایک انٹرسٹ ہے، اور جو لوگوں نے مظاہرے کیے تو امریکن عوام کو کی کنزمپشن کے لیے امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ معاہدہ ایسا ہو جس میں وہ اپنی ون ون کی بات کر سکیں، وہ اپنی وکٹری کی بات کر سکیں، اپنے عوام کو بتا سکیں کہ ہم نے یہ جنگ شروع کی تھی تو ہم نے اس کے مقاصد حاصل کر لیے، ہم جنگ جیت گئے. دوسری طرف ایران کے اندر بھی یہ بات ہے کہ انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ ایران کی جو یہ رجیم تھی جو ہمارے اس وقت انسٹال ہے وہاں پہ، اس کے خلاف ایران کے اندر بہت ساری آوازیں تھیں، لیکن جب امریکہ نے حملہ کیا تو وہ تمام آوازیں اکٹھی ہو کر رجیم کے پیچھے کھڑی ہو گئیں کہ فوراً حملہ جو ہے وہ انہوں نے یکجہتی انہوں نے دکھائی اپنی حکومت کے لیے. تو اب عوام کو ایران نے بھی یہ دکھانا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا، ہم نے اتنی قربانیاں دیں، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ہماری لیڈرشپ شہید ہوئی، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے جہاز تباہ کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم کھڑے رہے اور ہم نے امریکہ کا مقابلہ کیا، اسرائیل کا مقابلہ کیا. تو اب اگر مذاکرات کی ٹیبل پر وہ کوئی ایسا تاثر ان کے لیے بنتا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں، جو جنگ میدان میں انہوں نے ریزسٹ اس کو کیا تھا وہ ٹیبل پہ ہار گئے ہیں، تو ان کی اپنی عوام کے لیے بھی یہ ایک نیگیٹیوٹی ہوگی. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کو یہ بتا سکیں کہ جنگ ہم جیتے ہیں. امریکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو بتا سکیں کہ جنگ ہم جیتے ہیں. اصل میں جنگ دونوں ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک ون کی جو سچویشن ہے وہ لینا چاہتے ہیں. یہ سائیکلوجیکل ایک نروز کی جو گیم ہے وہ چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب دونوں کو احساس ہو گیا ہے. اب ٹیبل کے اوپر جو مذاکرات ہوں گے، کچھ لو کچھ دو، مذاکرات دیکھیں کسی پر امپوز نہیں کیا جا سکتا، کچھ آپ کو اپنی سرنڈر کرنی پڑتی ہیں، اپنی ڈیمانڈز کچھ آپ نے دوسروں کو ماننی پڑتی ہیں، کچھ دوسرے فریق کو کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کسی مڈل گراؤنڈ کے اوپر معاہدہ ہوتا ہے. تو امید ہے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کا ایک اور بھی دعویٰ ہے کہ وہ شروع سے یہ اسلام آباد ٹاکس کے راؤنڈ 1 سے پہلے سے وہ یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ ایران کی جو بحری اور فضائی فوج ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور اب آگے ایران کے پاس لڑنے کی مزید صلاحیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر بھی اتنا ہی پریشر ہے جنگ ختم کرنے کے لیے جتنا ایران کے اوپر ہے، اور ایران جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ان دعووں کو مسترد کرتا رہا ہے کہ امریکی جتنے بھی یہ دعوے ہیں کہ انہوں نے ایرانی جو فوج ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر لیا ہے، تمام اہداف جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لی ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ اس کو ڈینائی کرتا رہا ہے، جبکہ امریکہ کا یہ دعویٰ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جتنا ضروری ایران کے لیے اس وقت اس جنگ کو ختم کرنا، کسی معاہدے پر پہنچنا، امریکہ بھی جو ہے وہ اس وقت کسی پریشر کا شکار ہے اور اس جو جنگ کو ہے وہ جلد سے جلد ختم کرنا چاہ رہا ہے؟ بالکل آپ نے درست کہا، دونوں کے لیے اپنے اپنے ریزنز ہیں. پریشر کی نوعیت مختلف ہے، دونوں کی اپنی اپنی پریشر کی نوعیت ہے. کہ ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تباہی ہوئی ہے. دیکھیں نا، ایران ایک ایسی فورس تھی جو امریکہ کے مقابلے میں تو بہت ٹائنی فورس تھی نا، ملٹریلی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی ریزیلینس دکھائی. ان کی لیڈرشپ شہید ہو گئی، ان کے انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہوا. اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی بحریہ جو ہے مکمل طور پر تباہ ہونے کے دعوے ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو کشتیاں وہاں پہ ابنائے ہرمز پہ بارودی سرنگیں بچھائیں گی، کچھ ان کو تباہ کر دیا جائے، تو جب ان کی بحریہ
दरिया तबाह हो गई तो वो कौन सी कश्तियाँ हैं जिनको आप तबाह करेंगे? तो वो तो एक वो ब्लफ एक होता है वो दोनों तरफ से। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि दोनों का प्रेशर है, दोनों के ऊपर प्रेशर है जंग बंदी के लिए। हाँ, प्रेशर की नौयत अपनी अपनी है। आपने भी ये इशारा दिया और ये इशारा मिला भी है कि ईरान जो है वो इस्लामाबाद पहुंचने जा रहा है। ईरान का जो डेलीगेशन है अब्बास अरागची की क़यादत में आज रात को, तो कल जो है वो हो सकता है कि ये फैसला हो जाए, इस्लामाबाद का भी फैसला हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पूरा ब्लॉक्ड है और बहुत वक्त की ये ज़रूरत है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई माहिदा हो, कोई ना कोई डील हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले, इस्लामाबाद खुल जाए। इस्लामाबाद खुल जाए, बिल्कुल। इस चीज़ की शिद्दत से जो है वो जो इस्लामाबाद के जो अवाम हैं वो इस चीज़ का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। सर, कल आप देख रहे हैं अगर कल होने जा रहा है ये दूसरा राउंड, तो आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं कि किस हद तक जो है वो ये कामयाब हो सकते हैं पहले राउंड की निस्बत की दूसरा राउंड? मैंने कोशिश की इसको एलेबोरेट करने की, लेकिन इसमें एक नुक्ता और भी आ रहा है। देखें, मुख्तलिफ दुनिया में लोग, चूँकि पूरी दुनिया इस वक्त इसी जंग के ऊपर और इन्हीं मुज़ाकरात के ऊपर तबसरे कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम यूथ इंटरनेशनल समथिंग, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार मोहसिन अब्बासी। उनका ये ख्याल है कि ये जो इस मुज़ाकरात के अंदर 3 लोग थे जो पहला राउंड हुआ, जिसमें जेडी कृष्णर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट थे। अब देखिए, जेडी कृष्णर की पोजीशन को भी समझने की ज़रूरत है कि वो ही इज़ अ यंग गाय और फ्यूचर में वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के उम्मीदवार नामज़द हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तो ये आखिरी टर्म है, वो तो दोबारा तीसरी दफ़ा सदर नहीं बन सकते। 2 जो लोग हैं, एक उसमें जो कश्नर हैं, जो जेडी कश्नर ट्रंप के दामाद हैं जो, और दूसरा जो स्टीव विटकॉफ, उनके बारे में उनकी राय ये है, एलिजली आई एम कोटिंग समबडी, कि वो ये कहते हैं कि इन दोनों की इज़राइल की लॉबी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये अगर इनका फ्यूचर देखें, आप भी अगर इनको थोड़ा सा स्टडी करें तो इनका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है इज़राइल की खुफिया एजेंसियों के साथ, इज़राइल की प्रेसिडेंट के साथ। उनकी वो जो ज़ायनिस्ट एक लॉबी की दुनिया में बात होती है, तो ये दोनों जो हैं ये अपनी लाइन लेते हैं इज़राइल से और इज़राइल की एजेंसी से। तो बहरहाल ये एक नुक्ता नज़र है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले तफसील से कहा कि सारी जो क़ुव्वतें हैं इस जंग में इन्वॉल्व हैं इज़राइल के अलावा, उन सब के इंटरेस्ट में ये है कि ये जंग बंदी हो। पता नहीं अब मुज़ाकरात का फ़ैसला कल होता है कि नहीं होता, कल शुरू भी होते हैं कि नहीं होते, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो शुरू होंगे। तो 1 दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, 4 दिन चलते हैं, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो एक ग्लोबल सिनारियो मैंने डेवलप करने की कोशिश की कि उसके नतीजे में ये मुज़ाकरात कामयाब ही होंगे, तब भी दोनों का सर्वाइवल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो नाजरीन, कल जो है वो इसका फैसला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और बहुत से चांसेस हैं कि आज जो ईरानियन डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद पहुंचे और कल इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 का आगाज़ हो, और ये जो सारा मामला है ईरानी और अमरीकी जो कशीदगी है ये किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। और चूँकि जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि मायदा ऐसा करेंगे जिसके अंदर हमारा फ़ायदा हो, तो देखना ये है कि अमेरिका का कितना फ़ायदा होता है, ईरान का कितना फ़ायदा होता है, और किस नतीजे पर इस्लामाबाद इस मौजू को लेकर पहुंचता है। तो आप मजाज न्यूज़ देखते रहें और आपको इन तमाम सूरत हाल से जो आगाह करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा हमारे अगले पॉडकास्ट का।